हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए जो है आदित्य रंजन सर बुक की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम सामान्य जानकारी, जीके जीएस और हिंदी के पार्ट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड नंबर का होगा। ठीक है भाई, तो इसका पहला सेट हमने करा दिया है। कुल इसमें हमने आपको बताया है कि 15 सेट हैं और जो है 5 जो है प्रीवियस ईयर दिए गए हैं। तो आपको हम 15 पूरा प्रैक्टिस सेट कराएंगे और 5 जो है प्रीवियस ईयर बीच बीच में आपको हम करा देंगे। ठीक है भाई, तो ये आपके पूरे जो है प्रैक्टिस सेट हम आपको कराएंगे। और बुक की जो है अभी प्रैक्टिस सेट की नहीं आई हैं, जैसे ही नहीं आ जाएंगी, घटना चक्र हो गया, यूथ का हो गया, वो भी हम आपको लेकर कराएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भाई, चलिए तो आइए देखते हैं। पहला देखिए, सामान्य जानकारी जीके जीएस के प्रश्न को हम कवर करेंगे। आप जानते हैं कि जीएस 20 आएगा, हिंदी 20 आएगा, रीजनिंग 20 आएगा और मैथ 20 आएगा। कुल 80 क्वेश्चन आना है। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है, BR अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा माना गया था। ठीक है भाई, तो आप क्वेश्चन का आंसर देखिए और हम कुछ आपको बताते हैं। देखिए, BR अंबेडकर को यहाँ से प्रश्न और बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये BR अंबेडकर थे। ठीक है, और सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे, ये BR अंबेडकर थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो ये भाग लेने वाले तीनों गोलमेज सम्मेलन BR अंबेडकर थे। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। बताइए यहाँ पे सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा। करें अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 25। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 को जो है BR अंबेडकर ने जो है संविधान का हृदय और आत्मा माना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 215 में क्या है भाई, 215 में है जो है यहाँ पर प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, और अनुच्छेद 14 आप जानते हैं, इसमें विधि के समक्ष क्षमता है। ठीक है भाई, और अनुच्छेद 25 में क्या है, इसमें जो है क्या है, धर्म और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, इसमें धर्म का मान्य और स्वतंत्र प्रचार करने की आपकी व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 25 में। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए अनुच्छेद जो है आपको 1 से लेकर 51 तक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनको तो 100% आपको रट लेना है। और जो इंपॉर्टेंस है अनुच्छेद आपको बीच बीच में हम कराएंगे, राष्ट्रपति संबंधित, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति से संबंधित, प्रधानमंत्री से, वो आपको हम बीच बीच में कराते रहेंगे। ठीक है, तो लेकिन ये अनुच्छेद आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे आपको 72 अनुच्छेद अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था परीक्षा में, यूपीवी में, तो 72 अनुच्छेद याद रखना है। ठीक है, क्षमादान से संबंधित है राष्ट्रपति के। ठीक है, और 61 से महाभियोग से संबंधित है। ठीक है भी, तो आपको ऐसे अनुच्छेद को, और 52, ठीक है, 352, 360, 356, ये सब आपको हम धीरे धीरे सब कराएंगे अनुच्छेद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी जो आ रहे हैं उसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंस बताए चलेंगे। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये भी परीक्षा में प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इस पर हम बताएंगे आपको कुछ प्रश्न और। मौर्य वंश के महान शासक अशोक स्पेस के पुत्र थे। आपको बताना है कि अशोक जो है किनके पुत्र थे। कहें चंद्रगुप्त मौर्य के, दशरथ मौर्य के, उदयन के या बिंदुसार के। ठीक है, तो राइट आंसर आपका कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई, सही ऑप्शन आपका आप यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, बिंदुसार के थे। ठीक है, अशोक किसके पुत्र थे, बिंदुसार के। अब आपसे यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं अशोक से संबंधित। देखिए ये गद्दी पर कब बैठे थे भाई, 269 ईसा पूर्व में। ठीक है, BC जिसको कहते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व में बैठे थे। और जो है कलिंग युद्ध जो है अपने गद्दी के 8वें वर्ष, ये पूछा जाता है कि अशोक जो है अपने गद्दी पर बैठने के कौने वर्ष जो है, किस वर्ष जो है कलिंग पर इन्होंने आक्रमण किया था, तो 8वें वर्ष बाद। ठीक है, और कब किया था, 261 ईसा पूर्व में जो है ये जो है कलिंग पर आक्रमण किए थे और विजय प्राप्त की थी, और बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ और यहीं से इनके हृदय में परिवर्तन आ गया और इन्होंने युद्ध करना त्याग दिया। ठीक है, और कलिंग की उस समय की राजधानी क्या थी भाई, तोसली थी। ये भी आपको याद पूछा गया है, तोसली जो है कलिंग की राजधानी उस समय हुआ करती थी। ठीक, और इनके जो है 14 शिलालेख हैं और 13वां शिलालेख इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि बताइए भाई कलिंग जो है युद्ध किस शिलालेख में वर्णन है, तो आप बताएंगे कलिंग युद्ध 13वें शिलालेख में जो है वर्णन है। इतना आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए आपको हम स्टार भी बताएंगे और इसमें बताएंगे। ठीक है, यही 20 प्रश्न से तो कोई काम नहीं बनने वाला है। ठीक है भाई, आपको ऑप्शन से संबंधित हम बहुत सारे प्रश्न आपको बतलाएंगे। चलिए करें कि कॉलम, यहाँ स्तंभों को सुमेलित कीजिए। देखिए सुमेलित करने का आता है, देखिए कहें कॉपर सल्फेट, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सल्फर
हाँ, अब इनके जो है आपसे रासायनिक नाम पूछा जाता है। देखा, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहा जाता है। पूछा जाता है कि कौन से रसायन को नीला थोथा कहा जाता है। ठीक है, तो आप बताएंगे कॉपर सल्फेट का। और तूतिया भी कहते हैं। ठीक है, तूतिया, नीला थोथा या तूतिया। ठीक, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है, बताएंगे सोडियम कार्बोनेट। ठीक है भाई, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, बताएंगे आप। और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, ये वॉशिंग सोडा का, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा का अगर पूछे तो आप बताएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाई लगा दीजिएगा बस। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का फार्मूला हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड आप जानते ही हैं। तो ये आपका नाम इसके रासायनिक नहीं है। अब मिलान करते हैं भाई, अब मिलान करते हैं। देखिए, कॉपर सल्फेट CuSO4 पहला का B से मिला दीजिए, ठीक है भाई। और वॉशिंग सोडा किससे मिलाएंगे? ये आपका Na2CO3 से जाएगा, दूसरा का C से मिला दीजिए। बेकिंग सोडा जाएगा ऑप्शन डी, मतलब डी से जाएगा, तीसरे का डी से NaHCO3। ठीक है भाई, और एक बचा चौथा, पहले से मिला दीजिए A नंबर से, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से। तो देखिए ऑप्शन आपका देखिए पहला ही हो जाएगा। पहले का बी, ठीक है, पहले का बी में जाएगा, सेकंड का सी में जाएगा, थर्ड का डी में, और चौथे का ए से मिलान कीजिए। राइट आंसर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये जितने भी फार्मूला है, काफ़ी बार बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा तो बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, इनके रासायनिक नाम याद रखना है, फार्मूला भी याद रखना है। ठीक है, इनको किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। आप देखिए, ये हड़प्पा संबंधित प्रश्न है भाई, हड़प्पा से संबंधित प्रश्न है। आपको यहाँ पर मिलान कह रहे हैं कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन लेना है। ठीक है, अब ये आपका प्रश्न है। कह रहे हैं क्या भाई, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, या मोहनजोदड़ो सिंधु के, और कालीबंगा घग्गर के, या लोथल भोगवा के? बताइए यहाँ पे कौन सा। कह रहे हैं कि नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है भाई, सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, अच्छा ऑप्शन भी आपका नीचे में है। देखिए, एक बार में बड़ा कूट नहीं दिख रहा है अभी, तो ये आपको हम दिखा रहे हैं छोटा करके। चलिए, पहला ही कूट दिखा दे, पहला ही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, नीचे कूट दिया गया है, ABC नीचे दिया और नहीं दिख रहा है, तो आपको ऐसे करना है। ठीक है, चलिए, तो हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? ये आपका जाएगा पहला का पहला रावी नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो देखिए बी का दूसरे से ही जाएगा, सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे तीसरे से जाएगा। ठीक है, ये सही, ऐसे ही सुमेलित करना है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित, तो मतलब इसका ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। एक आप पहले से मिलाएंगे, बी का दूसरे से, सी का तीसरे से, और डी का चौथे। ठीक है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदाड़ो सिंधु के, कालीबंगा घग्गर के, और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये आपको सही सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए, मोहनजोदाड़ो आपसे पूछा जाता है, ये कहाँ है भी? तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला पूछा जाता है। ये आपसे पूछा जाता है, क्या है इसका अर्थ? मृतकों का टीला। यह जो है सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है, इसकी खोज जानते हैं आप, रखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। और लोथल आपसे पूछा जाता है। देखिए, लोथल एक बंदरगाह था भाई, और ये कहाँ है? गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। कहाँ है भाई? गुजरात में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, और यह एक बंदरगाह है, ये भी आपको ध्यान देगा। आपसे पूछा गया है कई बार परीक्षा में, कालीबंगा ये कहाँ है? तो ये आपके राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में है, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इसको खोजकर्ता कौन थे कालीबंगा के? ये अमलानंद घोष थे। ठीक है भाई, अमलानंद घोष थे। यहाँ से भवन कच्ची ईंटों के बने थे, और नालियाँ कुआं पक्की ईंटों के बने थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और हड़प्पा जो है आप जानते हैं पहला खोजा जाने वाला स्थान था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए, अवस्थित इनसे पूछा जाता है, तो ये सब कहाँ अवस्थित है, इनको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। अगला आपसे पूछा जा रहा है अभी, निम्न में से कौन सा प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2024 में शुरू किया गया है? तो ये आपको यहाँ पे बताना है। तो प्रोग्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2024 में शुरू किया गया। ठीक है, कहने की रूफ टॉप से
सोलराइजेशन प्रोग्राम या डिजिटल इंडिया प्रोग्राम या स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम या उड़ान। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा भी, तो आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, रूफ टॉप सोलराइजेशन से प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 2024 में शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, एक निश्चित सौर पैनल क्षमता स्थापित करने के लिए आवश्यक खर्च का कुछ भाग जो है सरकार द्वारा दिया जाता है और इस माध्यम से उत्पादित बिजली को उचित दामों पर खरीदा जाता है। तो इसमें कुछ सरकार सहयोग करेगी और स्वयं सहयोग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वर्ष कब, डिजिटल इंडिया 2015 में लॉन्च हुआ। ठीक है भाई, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को, ठीक है, 16 जनवरी 2016 को आया। ठीक है, और उड़ान जो है उड़े देश का आम नागरिक, ये कब आया था, 2017 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब ये देखिए, तो आप जानते हैं प्रश्न कोई कठिन नहीं है। करें कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा एक सही क्रम है, सबसे बड़ा से सबसे छोटा तक 4 राज्यों तक आपको जाना है। ठीक है, तो आप जानते हैं भी कौन सा हो जाएगा। देखिए, राजस्थान पहले नंबर पे है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आपका चौथे नंबर पे है। राइट आंसर सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है भाई, तो ये सही क्रम हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कह रहे हैं कि कोली नृत्य स्पेस में मछुआरों का नृत्य है। एसएससी एग्जाम का कोई भी हो सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है भाई, यही है नृत्य। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपका 100% 2 प्रश्न पूछा जाता है हर शिफ्ट में। ठीक है, पूछा भी गया था। ठीक है भाई, तो ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा। तो कोली नृत्य कहाँ का है ये, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ महाराष्ट्र का जो आपको याद रखना है, ध्यान देना है। लावड़ी नृत्य याद रखना है। ठीक है, और तमाशा। ठीक है, तमाशा, धनगड़ी गाजा, लैजिम, पोवाड़ा नृत्य, नकटा नृत्य। ठीक है, तो नाम भी अजीब है, नकटा है भाई। ठीक है, नकटा, गफा, ये कुछ महाराष्ट्र के नृत्य हैं, जरूर याद रखिएगा। ठीक है भाई, लावड़ी, तमाशा, धनगड़ी गाजा, लैजिम, पोवाड़ा, नकटा, गफा, ये जो हैं महाराष्ट्र के नृत्य। तो देखिए, नृत्य से संबंधित आपके प्रश्न हर परीक्षा में भाई जरूर आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं और कुछ जो हैं, जैसे गुजरात का आपसे बहुत पूछा जाता है। गुजरात का जैसे आपका डांडिया हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको हटाते हैं भाई गुजरात का, तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, गुजरात का जो है डांडिया पूछा जाता है। ठीक है, डांडिया हो गया, राशि हो गया, गरबा कई बार परीक्षा में आया है भाई, हाँ, और भवई गुजरात, ये जो हैं गुजरात के जरूर याद रखिएगा नृत्य। ठीक है, ये आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल का एक आता है लाठी नृत्य। ठीक है, और गंभीरा। ठीक है, और तमिलनाडु का कुछ है जो है, तमिलनाडु का देवरत्तम, ओलियट्टम और कुम्मी, तमिलनाडु के कुछ जो है नृत्य हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, करंट का प्रश्न है। कह रहे कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको यहाँ पर बताना है भी, किन्हें नियुक्त किया गया है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो नीना सिंह को, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नीना सिंह को जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख, देखिए पहले जो है इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नीना सिंह को नियुक्त किया गया है। सीआईएसएफ की स्थापना आप जानते हैं 10 मार्च 1969 को की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, और ये जो है औद्योगिक क्षेत्रों पर तैनात किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, सुमन कुमारी क्या बनी है भाई हाल ही में, तो सुमन कुमारी हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। कौन भाई, स्नाइपर जो है बीएसएफ की बनी है।
ठीक है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी, ठीक है, सुमन कुमारी। और देखिए दीपिका मिश्रा क्या है भाई? दीपिका मिश्रा जो वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला वायुसेना पायलट है। वायुसेना पायलट पहली महिला वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली दीपिका मिश्रा, जरूर याद रखिए, सभी ऑप्शन आपको बताएंगे, ठीक है भाई। और अवनी चतुर्वेदी क्या है भाई? इस समय अवनी चतुर्वेदी लड़ाकू विमान सुखोई Su-30M KI उड़ाने वाली पहली महिला है, ठीक है, ये भी आप रखना है। अवनी चतुर्वेदी सुखोई Su-30M KI उड़ाने वाली पहली महिला बन गई हैं, ठीक है। तो ये आपको सब याद रखना है। चलिए आइए देखते हैं, अगला देखते हैं भाई। आइए देखिए नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए। पोवाड़ा स्पेस की पारंपरिक लोक कला है, ये कहाँ की कला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो पोवाड़ा जो है कहाँ की है भाई? राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, ये महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक कला है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश के कुछ नृत्य आपको याद रखना है। जवारा, मटकी, ग्रेडा, ठीक है। तो ये आपको जवारा, मटकी, ठीक है, ग्रेडा, ये आपको मध्य प्रदेश के याद रखना है। बिहार के जट जटिन, ठीक है, बिहार के कौन से? जट जटिन, ठीक है। और झिझिया नृत्य, झुमरी नृत्य, ठीक है, झिझिया। देखिए ये सारी इंपॉर्टेंस है, झिझिया नृत्य और झुमरी। पूछेगा झुमरी नृत्य कहाँ का है तो आप बताएंगे बिहार का, ठीक है भाई, बिहार का। पश्चिम बंगाल का आप जानते हैं कीर्तन नृत्य, टूसू नृत्य और वृता नृत्य, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा, पोवाड़ा। आइए देखते हैं अगला भी। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एकाधिकार प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है, ठीक है। देखिए इसमें फर्मों का निर्बाध प्रवेश और निकास होता है, ये आपका सही है। उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं सजाती होती हैं, ये आपका गलत है, ठीक है, ये आपका नहीं होगा, ऑप्शन बी ही आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। इसमें फर्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, ये भी आपका सही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो एकाधिकार प्रतियोगिता की एक विशेषता क्या? देखिए एकाधिकार प्रतियोगिता क्या होती है? एक ऐसी बाजार संरचना जिसमें फर्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फर्मों का निर्बाध प्रवेश और निकास होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजाती नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन देखिए नहीं वाला बताना था, बी नंबर होगा, जो उत्पादित वस्तुएं सजाती नहीं होती है। आइए देखते हैं अगला है। अगला आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे? उच्च तापमान मापने के लिए देखिए मीजरमेंट से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पायरोमीटर, ठीक है। पायरोमीटर का उपयोग जो है उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हाइड्रोमीटर क्या करता है भैया? इसके द्वारा द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, हाइड्रोमीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है और बैरोमीटर आप जानते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। देखिए हाइड्रोमीटर कई बार पूछा गया है, तो ये आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किया जाता है हाइड्रोमीटर, ठीक है। कई बार परीक्षा में ये आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है, सबको याद रखना है। बैरोमीटर आपको भी याद रखना है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। एमीटर जो है विद्युत धारा मापने के लिए। चलिए भाई अगला देखते हैं। जहां पर आपको प्रश्न आपसे बनते हैं मैं उसको 2 बार 1 बार 3 बार बताएंगे, ठीक है, लेकिन आप सुनते रहिएगा। न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित 3 नए कानून कब से लागू हुए? तो ये कब से लागू हुए भाई? 3 कौन बने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला क्या है? भारतीय न्याय संहिता, दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। तो ये कब से लागू हुई है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 जुलाई 2024 से, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए भाई अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का अनावरण किया गया है। यह पुल किस राज्य में स्थित? देखिए करंट भी आपसे पूछा जाता है, 1 2 भाई देखिए जैसे क्वेश्चनों की संख्या रहेगी उसी तरह से करंट पूछेगा। अब 20 क्वेश्चन आना है तो करंट का तो ज़्यादा पूछे, मतलब कि 3 से 4, तो 2 से 3 ही, ज़्यादा नहीं पूछेगा, 2 से 3 पूछेगा। अगर भाई यहीं पर करंट अगर 25 आता तो 4 से 5 पूछ लेता, ठीक है। तो क्वेश्चनों की संख्या के हिसाब से आपके करंट के प्रश्न रखे जाएंगे। अरे भाई 20 प्रश्न है, अगर 10 करंट पूछ लेंगे तो 10 कहाँ से ज़्यादा पूछेगा ना, तो करंट तो पूछना है इसको 2 से 3, किसी में बहुत हो गया मुश्किल 4 चला जाएगा, ठीक है।
चलिए भी अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का अनावरण किया गया। वह पुल किस राज्य में स्थित है? कहाँ है भाई? राइट आंसर डी हो जाएगा, यह जो है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया। तो जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा भारत का सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का अनावरण किया है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसकी लंबाई आपसे पूछे तो कितना? 21,080 मीटर, जिसे 21.8 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मीटर में 21,000 हो जाएगा ना। ठीक है, ये मीटर में रहेगा तो ये इसकी लंबाई है। ठीक है, किलोमीटर में 21.8 किलोमीटर याद रखिएगा और मीटर में ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कहाँ बनाया गया है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ठीक है, तो ये अटल सेतु जो है कहाँ बनाया गया? ये सेतु अरब सागर के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, यह मुंबई के नवी मुंबई को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, एक जो है और जो अटल टनल आपसे पूछा जा सकता है, अटल टनल। ठीक है, ये जो है कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, और इसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर। ठीक है, आपसे पूछ ले अटल टनल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, और इसकी लंबाई पूछ ले तो 9.2 किलोमीटर बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ से एक प्रश्न आपका, देखिए अनुसूची का बताया था हमने आपको, और आज जो है आपके भाग आ गया। ठीक है, क्या आ गया भाई? भाग आ गया। तो भाग से जो इम्पोर्टेंस भाग भी आपको रट के जाना है। ठीक है, सभी भाग जो हैं आपको रट के जाना है। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, भाग 8। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ठीक है, जिसे आप कहते हैं संघ राज्य क्षेत्र। पूछेगा संघ राज्य क्षेत्र किससे संबंधित, किस भाग में है? तो बताएंगे भाग 8 में। ठीक है, आप देखिए भाग 5 में क्या है? केंद्र। ठीक है, और भाग 4 जो है काफी इंपॉर्टेंस है, नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, भाग 6 में क्या है भाई? भाग 6 में राज्य है। ठीक है, राज्य है। आइए देखते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंस भाग हैं आपको हम बताते हैं। देखिए, नागरिकता आपसे कई बार परीक्षा में यूपीपी में भी पूछा गया था, और एसएससी में भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो भाग 2 में आपसे पूछे क्या है भाई? तो बताएंगे नागरिकता। ठीक है, नागरिकता। और भाग 3 बहुत बार पूछा गया है, बताएंगे मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व तो आप जानते हैं भाग 4 में, और मूल कर्तव्य भाग 4A। भाग 4A में जरूर याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंस है। देखिए, जो 4A जिसमें A, B, C लगा है वो नए जोड़े गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला, पंचायती राज किस भाग में है? 9 में। ठीक है, पंचायती राज याद रखना है भाग 9 में। नगर पालिका भाग 9A में। ठीक है, पंचायत भाग 9 में, और नगर पालिका भाग 9A में। ठीक है, और आपको याद रखना है संघ राज्य संबंध भाग 11 में। ठीक है, और चुनाव भाई किस में है? ये जरूर याद रखिएगा भाग 15 में। ठीक है, और राजभाषा भाग 17 में, और आपातकाल भाग 18 में। संविधान संशोधन वाला जरूर रखिएगा 20 में। ठीक है, और आपातकाल भाग 18 में। इतना आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है जो है आपके भाग है, मैंने आपको बता दिया, तो इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं भाई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ डी नंबर 1935 में। ठीक है, तो 1 अप्रैल भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुई थी। अधिनियम क्या था भाई? 1934 में। ठीक है, और 1949 में जो इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, ये भी 1 जुलाई 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीयकरण वाला भी पूछता है, स्थापना वाला, और कौन सा अधिनियम था। ठीक है, चलिए अगला कह रहे हैं कि मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? किसके द्वारा नियंत्रित होता है भी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। ठीक है, चलिए एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सामरिक बल कमान द्वारा मध्यम दूरी की बैलिस्टिक से मिसाइल अग्नि प्रथम का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? तो ये कहाँ से किया गया है भी? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के शाहडोल में अमरकंटक से निकलती है? तो ये आप जानते हैं भी, राइट आंसर हो जाएगा आपका
ये नर्मदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा, नर्मदा नदी, ठीक है। ठीक है, और इसके उत्तर में विंध्य हिमाचल पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत अवस्थित है, ठीक है, नर्मदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए, कावेरी नदी कर्नाटक राज्य से कुर्ग जिले से की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी, ठीक है। और गोदावरी जो है, आपको बताएं कि गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, जिसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। और महानदी जो है अमरकंटक के दक्षिण में सिंहावा के निकट छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है। अगला है भी, केंद्रीय करों और शुल्कों एवं सहायता अनुदान के वितरण से संबंधित वित्त आयोग की सिफारिशों को स्पेस के आदेश से लागू किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 में भारत में क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 72 में क्षमादान, राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। और 61 में जो है क्या होगा भी? महाभियोग राष्ट्रपति पर लाया जा सकता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। 35 वर्ष राष्ट्रपति बनने की उम्र चाहिए, ठीक है। किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है? तो किस प्रकार की भी सबसे लंबी होती है? ये रेडियो तरंगे होती हैं, ठीक। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका कौन आएगा भाई? आपका हिंदी आएगा, ठीक है। हिंदी के प्रश्न है, हम आप करेंगे हिंदी के प्रश्न, ठीक है। तो हिंदी जीएस हम आपको कवर कर रहे हैं। चलिए, पहला हिंदी का प्रश्न है, कहने के निम्नलिखित में कौन सा विकल्प स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? तो नहीं वाला आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए, तो अनन्य भाव, तो आपका अनन्य प्लस अभाव में कौन सी संधि है? यहाँ पे स्वर संधि है। विद्यार्थी में स्वर संधि है। सदा प्लस एव, सदैव आपका स्वर संधि है। लेकिन आपका सत प्लस वाणी में, सद्वाणी में जो है आपका कौन सी संधि है? यहाँ पे व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी में जो है स्वर संधि नहीं है, नहीं वाला हमको बताना था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। ये आपका वाक्य है, यहाँ पे दिए गए देखिए, एक ये वाक्य दे दिया गया, इसी में आपको अलग अलग ऑप्शन बना के पूछा गया किस भाग में त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो पूछा है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें करें कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन गौरवशाली मान्यताओं एवं परंपराओं के साथ ही नवीनता का समावेश भी दिखाई देता है। तो ये आपका ऑप्शन रहेगा भाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए, भारतीय संस्कृति में प्राचीन गौरवशाली, उसी वाक्य से ये बनाया गया है ऑप्शन, ठीक। तो ये सही है, ठीक है। ऑप्शन ये सही है। मान्यताओं एवं परंपराओं के साथ ही नवीनता का समावेश भी, ये भी सही है। लेकिन दिखाई देती है दिया गया है, यहाँ होना चाहिए दिखाई देता है, दिखाई देता है होना चाहिए, यहाँ पे देती है गलत हो गया। ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, आपको यहाँ पर अशुद्ध वाक्य बताना है, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, सफलता और समृद्धि उस समय सुनिश्चित होती है जब समाज के युवा व महिलाएं अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेते हैं। बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल सही है भाई, हमको अशुद्ध बताना है, ठीक है। अशुद्ध बताना है। आगे देखते हैं। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाग शिथिल हो जाता है। भाई शिथिल गलत लिखा है, देखिए पकड़ लीजिए आप, यही बी नंबर हो जाएगा। भाई शिथिल होता है, ठीक है। शिथिल होता है, शिथिल नहीं होता है। छोटी की मात्रा था में होता है, इन्होंने बड़ी की मात्रा लगा दिया ना। तो ऑप्शन बी में अशुद्धि है और आपका सब शुद्ध है, ठीक। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अभी दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। आपको विलोम शब्द बताना है। कहने की तम माने क्या होता है भाई? ये आपको बताना है, अंधेरा होता है, ठीक है। तम माने अंधेरा, अंधेरा होता है। तो इसी प्रकार आपको इसका विलोम बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आलोक, ठीक है। आलोक माने उजाला, ठीक है भाई। आलोक हो जाएगा इसका विलोम शब्द, ठीक है। ये आपको बिल्कुल यहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। धूप का विलोम आप जानते हैं छाया होता है और ताप का विलोम शीत होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए।
शुद्ध शब्द का चयन करना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रवृत्त जो है आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है, प्रवृत्त का अर्थ होता है प्रभावशाली। देखिए ये ब्रिज का शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? ये गलत लिखा है तो ब्रज हो जाएगा, ब्रज। ठीक है, ये हो जाएगा। और अगला देखते हैं भी क्या है। चिन्ह का सही शब्द क्या हो जाएगा? इस तरह से चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, ठीक है। और ये देखिए भीष्म में नहीं होता, भीष्म में होता है ना, बड़ी की मात्रा रहेगा। क्या भाई? बड़ी की मात्रा रहेगा, भीष्म में होता है। ठीक है, ये हो गया शुद्ध। ठीक है, ऑप्शन सी आपका शुद्ध यहाँ था और सब अशुद्ध थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ वही तरह प्रश्न है, फिर आपको एक बड़ा सा वाक्य दे दिया, इसी वाक्य से आपसे ऑप्शन बनाया गया है। तो दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं जिन्हें हमें साथ लेकर चलना है। हिंदी की किसी भी भारतीय भाषा से ना कभी कोई स्पर्धा थी और ना ही कभी हो सकती है। ठीक, तो ये बड़ा से वाक्य दिया गया है, तो इसी से आपको ऑप्शन बनाया गया है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है कहाँ पर गलती है। ठीक है, करें हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक, देखिए सांस्कृतिक होता है ना, छोटी की मात्रा होता है, इन्होंने बड़ी की, तो पहले में गलती मिल गई। ठीक है, यहाँ पे सांस्कृतिक नहीं होगा, सांस्कृतिक होगा, छोटी की मात्रा लगेगा इधर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गलती है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है, सांस्कृतिक छोटी की मात्रा रहेगा, यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगा देंगे ता में, इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन ए में ही आपकी अशुद्ध है और सब आपका शुद्ध है। ठीक है, तो आपको वाक शब्द जो है त्रुटि देखकर आपको पहचान लेना है। चलिए भाई अगला, नीचे दिए गए शब्द का पर्यायवाची का चयन कीजिए। चलिए भाई, अर्च का पर्यायवाची बताइए, अर्च का पर्यायवाची क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अर्च का पर्यायवाची होता है किरण। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ये मघवा किसका पर्यायवाची है भाई? ये सुरेश का है। ठीक है, किसका है? सुरेश का, अर्थात इंद्रदेव का। ठीक है, इंद्र का देवेंद्र, देवराज, पुरंदर, सुरपति, वासव, महेंद्र। ठीक है, ये आपका इंद्र का पर्यायवाची है। ठीक है, और धनपत किसका पर्यायवाची है भाई? धनपत जो है कुबेर, यक्षराज, धनाधिप, कित्ररेश, राजराज का है। ठीक है, ये आपको आकांक्षा आप जानते हैं भाई, ये अभिलाषा का है। ठीक है, आकांक्षा किसका है? अभिलाषा, जिसे आप इच्छा, चाह, वांछा कहते हैं, उनका पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 68 नंबर प्रश्न पे क्या कहते हैं भाई। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। करें किसी भी राष्ट्र की यात्रा उसके समाज की यात्रा में स्पेस होती है, क्या भरेंगे? यहाँ पे आप क्या भरेंगे? करें कि प्रतिबिंबित, विकीर्ण, प्रकट या उत्कृष्ट। राइट आंसर आप यहाँ पे भर देंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिबिंबित भर देंगे। ठीक है, प्रतिबिंबित। अगला देखते हैं भाई, दिए गए शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? आगामी। आगामी का विलोम, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा भाई? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विगत होता है। ठीक है, आगामी शब्द का अर्थ क्या होता है? भविष्य में होने वाला। ठीक है, और विगत का अर्थ होता है बीता हुआ। ठीक है, आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम क्या होगा भाई? तिरोभाव। ठीक है, तिरोभाव। ठीक है, आविर्भाव का विलोम। ठीक है, और प्राचीन का विलोम जानते हैं, अर्वाचीन होता है। क्या भाई? अर्वाचीन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भाई। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? एक शब्द आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, करें कि जो लोक में संभव ना हो, जो लोक में संभव ना हो उसके लिए एक वाक्य आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अलौकिक। ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, करें कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द नी उपसर्ग से नहीं बना है? ठीक है, ये आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पे निर्वाह ही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। निर्वाह में निर उपसर्ग है। ठीक है, निर ना और रा में हुड़ंग ना हलंत रहेगा। ठीक है, निर उपसर्ग है, और इसमें सब में दर्शन में, निबंध में, निषेध में इसमें नी उपसर्ग है। ठीक है, अब देखिए ये आपका गद्यांश आता है जिसमें आपको भरना रहता है। 5 प्रश्न यही आ जाते हैं, तो आप, हमें लगता है भी देखिए आप इसको करिएगा। ठीक है, यहाँ 72 से 76। ठीक है, आपको हम छोटा करके दिखा रहे हैं, तो ये आप करिएगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई, गद्यांश आप करिएगा 76 तक। ये क्वेश्चन है, आपको दिख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन का जवाब तो बता देते हैं आंसर में।
ठीक है भाई, आंसर तो बता दें इसका। ठीक है, पहले में आप क्या 72 का पहला आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चुनौतियाँ भर देंगे, ठीक है, ए में। ठीक है, और ये गद्यांश के प्रश्न है। ठीक है, आप गद्यांश पढ़ेंगे आ जाएगा, सी नंबर इसका हो जाएगा, सतत विकास एवं प्रगति होगा। ठीक है, और 74 में देखिए भाई, इसमें आप 74 वाले पे ऑप्शन खाली स्थान में क्या भरेंगे, ए नंबर भविष्य। ठीक है, आइए देखते हैं अगला गद्यांश में आपको अगला 75 में क्या भरेंगे, 75 में आपका प्राथमिकता। ठीक है, 74 में क्या बता दें, ए नंबर बता दें भविष्य। ठीक है, और आखिरी जो है 76 वाले में क्या भरेंगे, ए नंबर समर्थन। ठीक है, अब देखिए अब जो है इसके 4 प्रश्न जो है गद्यांश ग्रामर से हैं। गलत वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, बताइए गलत, देखिए राइट आंसर हो जाएगा, गलत वर्तनी वाला का चयन करना है। देखिए ऑप्शन डी वाला जो है गलत वर्तनी वाला है, परिस्थिति। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बड़ी का मात्रा इन्होंने लगाया, छोटी का मात्रा होता है। ठीक है, छोटी ई का मात्रा होता है परिस्थिति। ठीक है, छोटी का मात्रा रहेगा, यहाँ इन्होंने बड़ी की मात्रा लगा दिया ता में। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला आपका त्रुटि है। ठीक है, और गलत वर्तनी है, और सब सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए अग्रज का, राम किशन का अग्रज है, तो अग्रज आप जानते हैं भी क्या होता है इसका मतलब। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा बी नंबर, जिसका जन्म पीछे हुआ हो। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, कहाँ ए लगा दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे हम अग्रज कहते हैं, और अनुज किसके कहते हैं, जिनका जन्म बाद में हुआ। ठीक है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जिनका जन्म पीछे हुआ उसे हम अनुज कहते हैं। ठीक है, अनुज कहते हैं, और जिनका जन्म पहले हुआ उन्हें अग्रज कहते हैं। आइए अगला देखते हैं भाई, कहें कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो यथाशक्ति में कौन सा है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास क्या होता है भाई, यदि समास का पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय हो, काम करे तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है। समास जो है आपके 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और द्विगु समास में पहला शब्द क्या, पहला पद क्या होता है, संख्यावाची अंतिपद संज्ञा होता है, और द्वंद्व समास में आप जानते हैं दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है भाई, और वह भी समास में जो है कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किसी दूसरे की ओर संकेत करता है। ठीक है, कह रहे कि गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीछा ना छोड़ना। ठीक है भाई, पीछा ना छोड़ना। देखिए तंग करना का अर्थ क्या होगा, नाक में दम करना। ठीक है, तो ये इस प्रकार आपको पूरा हो जाता है आपके 40 प्रश्न 20-20 के। ठीक है, 20 जीएस 20 हिंदी। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपके जो भी प्रैक्टिस सेट 15 है पूरा कराएंगे, और 5 जो है प्रीवियस ईयर दिया वो भी कराएंगे, और आपके जो है हम नई आ जाएगी मार्केट में और बुकों की, तो हम आपको उसको भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे। ठीक है भाई, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।